अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं, बल्कि इस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं। उसकी वजह यह है कि ये रूल्स कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ये किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, किसी किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चे जो के नोट्स चाहते हैं इसके, ठीक है, जिनको ये वाले जो है वो रूल्स चाहिए या इससे रिलेटेड टेस्ट चाहिए, तो वो हमारे एडमिन से इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है वो हमारे पास तकरीबन 350 प्लस लोग जो है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं नोट्स वगैरह के लिए। तो एक मामूली सी सब्सक्रिप्शन फी है जिसके तहत आप उसके लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उसमें आपको वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर्पज के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू द एडमिन। अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते तो भी देयर इज नो इशू, ठीक है। तो भी जो है वो आपको जो है वो यहाँ से काफी हद तक इसकी समझ आ जाएगी, इधर से भी आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा भाई, इसको हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये कंटेंट्स देखते हैं। तो रूल नंबर क्या है जी? रूल नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, डेफिनेशंस है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है जी। इसमें चूंकि ये एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 2 3 पढ़ेंगे, सेक्शन 1 2 3 इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखें कि रूल नंबर 5 क्या है, कंप्लेंट्स एंड पब्लिक नॉइसेंस है। उसके बाद रूल नंबर 6 क्या है, कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट है। 7 क्या है, कंप्लेंट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट है। 8 क्या है, रिप्रेजेंटेशन। 9 क्या है, हियरिंग का प्रोसीजर क्या होगा। और 10 क्या है, पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टी। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम टोटल जो रूल्स कवर करेंगे वो 10 रूल्स कवर करेंगे। उससे अगली वीडियो में भी 10 होंगे। टोटल जो है बच्चों ये 38 रूल्स हैं। 38 रूल। और मेरी ये कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो हम इसको कवर कर लें। तो ये तकरीबन 4 वीडियोस में जो है वो इसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। जी तो रूल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है और उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग है जिसके तहत ये पीरा काम करती है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि पीरा किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है जी? सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी SNGAD, एस एंड गैड है ये, ठीक है। और किस विंग के अंडर है? तो इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग है। और ये जो रूल्स हैं ये कब इंप्लीमेंट हुए? 5 अगस्त 2025। ये तकरीबन 3 क्वेश्चन जो है वो आपके रूल से रिलेटेड बन गए। इसके बाद आ जाते हैं जी नोटिफिकेशन पे। जो असल इसका इसका सब्जेक्ट है, इसका असल बॉडी ऑफ रूल्स है, उसकी तरफ आ जाते हैं। ये है जी पीरा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। नंबर क्या है इसका? ये है जी DG पीरा 10-2 2025 ऑपरेशन। ये एक नंबर होता है। जो भी ऑर्डर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं, उनको एक खास नंबर दिया जाता है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 38 ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2024, ठीक है। अब सेक्शन 78 जो है वो डीजी को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन डीजी खुद से रूल नहीं बनाएगा। रूल कौन बनाएगा? अथॉरिटी बनाएगी, ठीक है, जिसका डीजी एक पार्ट है, ठीक है। यानी अथॉरिटी का जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, वो रूल्स बनाता है, ठीक है। और उन रूल्स को जो है वो बाद में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है आफ्टर देयर अप्रूवल। सारे उसको अप्रूव करते हैं और फिर वो रूल्स जो है वो उनकी जो है वो एक लीगल हैसियत बन जाती है। गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है जी। गवर्नर जो है उसके बाद उसकी जो है वो मंजूरी देगा, देन वो रूल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही बनते हैं जिस तरह से जो है वो बाकी लॉज बनते हैं। अब आप देखें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स। पहला जो इसमें रूल है वो क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स। इसका टाइटल क्या होगा? The rules may be cited as Punjab Enforcement and Regulatory Authority Operations and Procedure Rules 2025। ये इसका नाम है जी। They shall come into force at once। एक ही दफा में सारे के सारे रूल्स जो हैं एट वंस जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यानी जिस डेट को इसको इंप्लीमेंट किया गया उस दिन सारे पंजाब के ऊपर, ठीक है। और सारे के सारे रूल जो है वो एक ही बार इंप्लीमेंट हो चुके हैं। और हमारे पास रूल 2 जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसमें इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास? इन द रूल अनलेस द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ हो तो फिर वही, अदरवाइज यहाँ पर जो डेफिनेशन है, डिपार्टमेंट है, एविडेंस है वगैरह, उसकी डेफिनेशन वो शुरू में उसने प्रोवाइड कर दी है। तो क्या डेफिनेशन है ये देखते हैं इसको। डिपार्टमेंट क्या मींस? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसका जिक्र हो रहा है। एविडेंस मींस एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिजिटल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो किसी लेटर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो सकता है। डिजिटल एविडेंस का मतलब है कोई वीडियो है, फुटेज है, ऑडियो है कोई, ठीक है, ईमेल है, सोशल मीडिया की कोई कम्युनिकेशन है, कहीं पे किसी ने कमेंट किया हुआ है या कोई और इस तरह की चीज है। तो वो सारी की सारी जो है वो भी क्या हो है, वो एक प्रूफ है, एविडेंस है, ठीक है। कम्युनिकेशन है। एंड मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है बच्चों? मेटा डाटा ये होता है कि डाटा अबाउट डाटा, डाटा डाटा अबाउट डाटा, ठीक है।
ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप जो है वो एसडीओ हैं और आपके पास एक वीडियो आती है और उसके अंदर जो है वो देखा जाता है कि एक पर्सन ने क्या किया हुआ है, होर्डिंग। तो होर्डिंग की जो वीडियो है आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे भाई इसका मेटा डाटा देखें। मेटा डाटा का क्या मतलब है, उसकी डेट क्या है, किस डेट को जो है वो वीडियो बनी। फिर आप ये देखेंगे कि किस मोबाइल से बनी, ये भी उसका मेटा डाटा है, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि उसका साइज क्या है, सही है। तो ये सारी उस वीडियो के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसको क्या कहा जाता है, उस वीडियो का मेटा डाटा कहा जाता है। अब समझ आ गई है जी, डाटा अबाउट डाटा के डाटा की जो डिटेल है कि डाटा जो है उसमें उसकी क्या क्या खसूसियात है, ये इसको मेटा डाटा कहा जाता है। उसके बाद फॉर्म क्या है, फॉर्म मीन्स फॉर्म्स अपेंडेड टू द रूल्स। ये रूल्स के नीचे जो ना कुछ फॉर्म्स वगैरह लगे हुए हैं कि फॉर्म सबमिट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स उन्होंने बना के लगा दिए, तो वो हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम जो है वो इसके स्केड्यूल देखेंगे। उसके बाद देखें जी रूल्स क्या है। रूल्स मीन द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। रूल से मुराद क्या है कि जी ये वाले रूल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्हीं को यहाँ पर जब भी रूल का जिक्र किया जाएगा तो उससे मुराद यही वाले रूल्स होंगे। और स्केड्यूल का मतलब क्या है, स्केड्यूल अपेंडेड टू द रूल्स। तो इसका मतलब यह है कि स्केड्यूल क्या है, वो स्केड्यूल जो कि रूल्स के बाद नीचे स्केड्यूल में दिया गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द रूल्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इट टू द एक्ट। अगर कोई वर्ड जो है वो ऐसा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जिसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो उसका वही मीनिंग है जो उसका मीनिंग एक्ट के अंदर है, ठीक है। तो जो एक्ट में मीनिंग है वही उसका यहाँ पर मीनिंग है, अदरवाइज जो है वो उसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं लिया जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो इसलिए बताया जाता है कि लोग इस तरह की मामूली मामूली जो चीजें हैं लॉ के अंदर, जो छोटे छोटे लेकुनाज होते हैं, उनको बेस बना के कोर्ट के अंदर कोई केस वगैरह फाइल कर देते हैं। इसलिए इन सारी चीजों से अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से बताई जाती हैं, पहले से डिसाइड की जाती हैं। मीटिंग ऑफ द बोर्ड की बात करेंगे, द बोर्ड शैल मीट एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ। बोर्ड जो है उसकी मीटिंग वंस इन एवरी 3 मंथ्स होगी, ठीक है। ये अब किस बोर्ड की बात हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये सेंट्रल बोर्ड की बात हो रही होगी। आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी है इसका, तो ये सेंट्रल बोर्ड की बात हो रही है, अथॉरिटी का जो बोर्ड है। A special meeting of the board may be convened by the chairperson on his own or on the request of the member। chairperson खुद भी मीटिंग कॉल कर सकता है, ठीक है, यानी सीएम कॉल कर, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड है तो वो उसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा, वो डीसी होगा। इसका मतलब है दोनों ही कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो और एनी ऑफ द मेंबर, या फिर कोई मेंबर अगर कहे उसकी रिक्वेस्ट पे भी हो सकता है। अपॉन मैटर इन्वॉल्व अर्जेंसी, अगर कोई अर्जेंसी वाला मैटर हो तो किसी मेंबर के कहने पर भी जो है वो मीटिंग कॉल की जा सकती है। रूल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3 क्या है जी, द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल इशू मीटिंग नोटिस। वो क्या करेगा, मीटिंग का नोटिस इशू करेगा तमाम मेंबर्स को, स्पेसिफाइंग द डेट उसमें लिखेगा, टाइम लिखेगा, प्लेस लिखेगा, अलॉन्ग विद द एजेंडा भी देगा कि एजेंडा क्या है। एजेंडे से मुराद क्या होता है कि इस मीटिंग के अंदर ये पॉइंट हम जो है वो सारे के सारे पॉइंट ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने मीटिंग को फ्रूटफुल बनाना है तो सबसे पहले उसका एजेंडा लाजमी बनाया जाता है, अदरवाइज जो सरकारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सब के अंदर एजेंडा पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है, और वो लिखा होता है, रिटर्न में होता है। एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग, 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, कितने दिन पहले जो है वो आपने सबको इन्फॉर्म करना है, कम से कम 3 दिन पहले। प्रोवाइडेड दैट द केस ऑफ प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ स्पेशल मीटिंग द पीरियड ऑफ नोटिस मे बी रिड्यूस्ड बाय द चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन अगर कोई स्पेशल मीटिंग कॉल करे तो फिर वो क्या कर सकता है, वो 24 घंटे के नोटिस के ऊपर भी मीटिंग कॉल कर सकता है, वो 6 घंटे के नोटिस पे भी मीटिंग कॉल कर सकता है। तो वो स्पेशल मीटिंग होगी अगर कोई किसी किस्म की अर्जेंसी इन्वॉल्व है। अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन की मीटिंग है तो उसके लिए कम से कम 3 दिन पहले जो है वो बताया जा सकता है। द board or chairperson may require any committee or its member or any employee within the territorial jurisdiction to attend the meeting। कहते हैं चेयरपर्सन जो है ना वो किसी भी मेंबर को, एम्प्लॉय को, इदारे के अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये कह सकते हैं कि भाई आप भी आके इस मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो है वो डीसी चेयरपर्सन होता है, तो वो ये कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी के पीएफ ये भी जो है मीटिंग अटेंड करेंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर डीडीपीएफ से जो है उनको मीटिंग अटेंड करना उनके लिए जरूरी है विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब यह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बुलाना है तो वहां के डीसी को कहेंगे, वहां के एम्प्लॉय को डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन मींस एरिया ऑफ कंट्रोल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बट सच मैनर और एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू कास्ट दी वोट। अच्छा, अब अगर अगर आप सेंट्रल बोर्ड की बात करें, सेंट्रल बोर्ड, तो वहां पर जो है वो वोटिंग भी होती है। वोटिंग जो है वो किस चीजों पे होती है, जहां पर कोई एजेंडा वगैरह जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, कोई मैटर डिस्कस किया जा रहा है, तो वहां पर जो है वो ये देखते हैं कि सारे के सारे मेंबर उसे एग्री हैं या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये वोट कास्ट नहीं करेगा ये एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को बुलाया गया है तो वो वोट कास्ट नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो वहां पर उसकी प्रेजेंस जो है वो उसको जरूरी इंश्योर किया जाएगा, लाजमी वो वहां पर पहुंचेगा।
उसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर जो है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? हमने कहा था कि एसडीईओ से ऊपर एक हियरिंग ऑफिसर भी होगा, ठीक है, जिसको हमने एचओ कहा था। और ये जो है वो PS-17 का एक PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, या PMS ऑफिसर होगा, ठीक है, जो कि हियरिंग वगैरह करेगा। ये किसी ऑफिसर को जो है वो यहाँ पर डिप्यूट भी किया जा सकता है, यानी डेपुटेशन पे भी लगाया जा सकता है। हो सकता है कि ये वाला जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असिस्टेंट कमिश्नर को दे दी जाए, ठीक है, एसी को दे दी जाए, या फिर किसी शख्स को यहाँ पर डेपुटेशन पे लगा दिया जाए। तो ये दोनों चीजें ही पॉसिबल है, हो सकता है। अच्छा, आप ये देखें, द हियरिंग ऑफिसर शेल हेयर एंड डिसाइड ऑल द मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम और रिलेटिंग टू द एक्शन टेकन बाय द एनफोर्समेंट स्टेशन। एनफोर्समेंट स्टेशन जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे रिलेटेड जो हियरिंग है वो कौन करेगा जी? वो हियरिंग ऑफिसर करेगा, एस्टेब्लिश्ड अंडर हिज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का वो ख्याल करेगा। उसके अंदर जो चीजें हैं उन्हीं को जो है वो सिर्फ सुनेगा, अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर जो है वो नहीं देखेगा। मिसाल के तौर पे जो हियरिंग ऑफिसर कसूर का है, ठीक है, या कसूर की किसी तहसील का है, तो वो उसी का ही जो है वो सुनेगा। वो किसी और तहसील से या किसी और डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जो मामलात है उनको वो हेयर नहीं करेगा, ठीक है, उनको एंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, अभी कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक नॉइसेस। पब्लिक नॉइसेस मैंने आपको पहले बताया था जब हम पीरा एक्ट पढ़ रहे थे, तो नॉइसेस का मतलब क्या है? परेशान, लोगों को जो, पब्लिक को जो परेशानी हो रही है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कंप्लेंट्स अगर उसके बारे में, जारी बात है लोग करते हैं, अगर किसी ने जो है, हमने मिसाल ली थी कि किसी ने जो है वो रास्ता बंद कर दिया है, वहां पर अपना गिराज वगैरह बना लिया है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट होगी। द कंप्लेनेंट शेल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, ठीक है, द कंप्लेंट शेल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल। अगर इस तरह की कोई कंप्लेन करता है, उसमें डिटेल क्या क्या आपने चेक करनी है, आपने देखना है कि भाई ये डिटेल सारी उसने लिख के दी है। लोकेशन एंड नेचर ऑफ द पब्लिक नॉइसेंस, ठीक है, कि पब्लिक नॉइसेंस की लोकेशन क्या है और नेचर क्या है। नेचर में वो लिखेगा कि भाई उसने जो है वो रोड के दरमियान में अपना गिराज बना रहा है जिससे गली का रास्ता कम हो जाएगा। और उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है जी, वो कहता है वहादत रोड है जी, लाहौर, ठीक है, वहादत रोड, तो वहां पर जो है वो ये काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल दी हुई है। इलीगल एक्ट और ओमिशन, वो उसके अंदर इलीगैलिटी क्या है ये भी वो बताएगा, ठीक है। वो ये बताएगा कि जी ये रास्ता जो है ये तो सरकार की जगह है, ठीक है, रोड की जगह है, वहां पर वो अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन करी जा रहा है। उसके बाद वो ये भी बताएंगे कि कॉमन इंजरी क्या है, डेंजर क्या है, अनॉइंस क्यों है पब्लिक को, और टू द पीपल हु डिवेल एंड ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी कॉज्ड बाय द पब्लिक नॉइसेस। और वो ये भी बताएंगे कि इलाके के जो लोग हैं उनको क्या क्या यहाँ से मसला हो सकता है, यानी सारी की सारी डिटेल इसके अंदर लिखी जाएगी। और पॉइंट डी क्या कहता है कि इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनॉइंस काज्ड बाय द पब्लिक नॉइसेस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि उससे क्या इंजरी, क्या ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, रुकावट होगी, क्या डेंजर है, क्या अनॉइंस है जो कि लोगों को उसकी वजह से होगा, तो यानी कि जो हैव द ओकेजन ऑफ एनी पब्लिक राइट, ठीक है। तो और अगर उसके पास, शख्स के पास कोई पब्लिक राइट है, तो उसको एक्सरसाइज करने में क्या मसला है, ठीक है। यानी कि उसका राइट है कि वो किसी जगह पे जाके अपनी दुकान बना ले, दुकान बनाना तो राइट है, लेकिन अगर दुकान के बाहर उसने सामान निकाल के जो है वो 2-2 3-3 फुट रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक नॉइसेंस है। ये उसको सारा कुछ एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा। रूल नंबर 5 का जो है वो इसमें पॉइंट 2 है, वो क्या कहता है? अ कंप्लेनेंट शेल अदर देन द डिपार्टमेंट, अगर कंप्लेनेंट जो है डिपार्टमेंट के अलावा, अदर देन द कंप्लेनेंट डिपार्टमेंट, विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय सबमिट एन एफिडेविट, ठीक है। अगर कंप्लेनेंट जो है वो डिपार्टमेंट है, विसल ब्लोअर है, या कोई और एम्प्लॉय, इनके इनके तो फिर वो उनको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो तो फिर कहीं भाग के नहीं जा रहा ना, उनका तो पता है, उनको बुला लेंगे जब बाद में अगर कोई, अगर हो सकता है कि वो जो कंप्लेन है वो झूठी निकले, तो बाद में डिपार्टमेंट को बुला लेंगे कि बेटा आ जाओ, आपने जरा कंप्लेन की थी, अब इसको जरा डिफेंड करें। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है, उसका नहीं पता उन्हें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि भाई आप एक एफिडेविट दें, बयान हल्फी दें कि आप ये कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, बयान हल्फी की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। बयान हल्फी क्या होता है? एफिडेविट के ऊपर या स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है उसने बयान देना होता है कि ये शख्स जो है वो यहाँ पे ये वाली हरकत कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? बात ऐसा होता है कि लोग एनोनिमस किस्म की कंप्लेन्स कर देते हैं, एनोनिमस, जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता, बेनामी। तो ऐसी कंप्लेन्स जो है वो आमतौर पर इसलिए की जाती हैं कि लोगों का आपस में कोई मसले मसाइल होते हैं, कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो उसकी बेस पे वो कंप्लेन कर देते हैं। इदारा जो है वो उनकी आपस की लड़ाई के अंदर जो है वो इदारा जो है वो क्या हो रहा होता है, अपना टाइम जाया कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए वो ये कहते हैं कि वो पहले एफिडेविट लाजमी सबमिट करेगा, एंड एविडेंस अवेलेबल विद अलोंग विद द कंप्लेंट, और साथ में एविडेंस भी लगाएगा, यहाँ की कोई तस्वीर, कोई फुटेज वगैरह उसके पास मौजूद है तो वो भी लाजमी प्रोवाइड करेगा, बल्कि उससे ये रिक्वायर्ड चीजें की जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपने देखनी है एसडीओ बनने के बाद, वो यहाँ पर बताई जा रही है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अ कंप्लेंट
ऑफ द पब्लिक नॉइसेस सबमिटेड बिफोर द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपके पास जो है वो आ गई, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर के पास आई या फिर बोर्ड के पास आई या अथॉरिटी के पास आई, एज द केस मे बी, shall be referred to the concerned enforcement officer। सब कुछ जाना जो है वो enforcement officer के पास ही है। ये आपका सारे का सारा ये जो पीरा एक्ट है ना, ठीक है, पीरा एक्ट, ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? ये आपके ईओ के इर्द गिर्द घूम रहा है, सारा काम इसी ने करना। आफ्टर सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिपोर्ट लेने के बाद आप क्या करेंगे? अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं तो आप क्या करेंगे? शेल इशू द ईपीओ, या तो वो ईपीओ दे देगा। ईपीओ कहते हैं इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या है ये? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट होता है ना किस चीज से रोकना, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इसका मतलब ये है, अब वो शख्स कंस्ट्रक्शन करी जा रहा है, ठीक है, वहां पर पक्की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो फौरी तौर पे उसको रोकना जरूरी है, इससे पहले कि वो वहां पर पूरी जो है वो बिल्डिंग खड़ी कर दे, अवाम की जगह जो है वो रोक दे, तो फौरी तौर पे इसको रोकना जरूरी है। इसलिए क्या करेगा? फौरी तौर पे ईपीओ सर्व करेगा कि भाई जहां पे काम हो रहा है उधर ही रोक दो जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक नॉइसेंस, लेकिन इसमें जरूरी यह है कि वो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर पब्लिक नॉइसेंस हो रही है, लोगों को परेशानी वाकई हो रही है। वो बाद में पता लगे वो तो भाई अपनी जगह के ऊपर बना रहा था और लोगों की इसके साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी, इसलिए आगे शिकायत लगा के चले गए, तो सबसे पहले वो जाके वो मौका महल देखेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिपोर्ट लेगा। रेफर द मैटर टू द कंसर्न सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर फॉर फर्दर एक्शन इफ कंप्लेंट इज फॉल्स, फ्रिवलस और विगेशियस। और अगर कंप्लेन जो है वो गलत है, फ्रिवलस है, ठीक है, झूठ पर मबनी है, ठीक है, या बिल्कुल जो है वो किसी को तंग करने वाली बात है उसमें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा कि वो एसडीओ को इन्फॉर्म करेगा कि ये इसके खिलाफ जो है वो गलत कंप्लेन आई थी, एक्चुअल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपस में उनकी लड़ाई होती है। इदारों के अंदर रोजाना इस तरह के बेशुमार मैटर्स आते हैं, खासतौर पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ आपस की लड़ाइयों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स करके चले जाते हैं, ठीक है, और इदारे जो हैं वो अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो है वो इस तरह की जो चीजें हैं, सिचुएशन के लिए आपने पहले से तैयार रहना। अब रूल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 5 देखें जी। द एनफोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट द पब्लिक नॉइसेंस मैटर्स टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिस। कहते हैं द एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है शेल सबमिट डेली रिपोर्ट, वो डेली रिपोर्ट देगा किस चीज की? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट द पब्लिक नॉइस, पब्लिक नॉइसेंस के ऊपर उसने जितने भी एक्शन लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो रिपोर्ट के अंदर ऊपर जो है वो डेट आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद पब्लिक नॉइसेंस है ये, ठीक है, और इसमें कितने कितने केसेस हैं, केस नंबर 1 2 3 4, यानी उनकी डेली की जो रिपोर्ट है, ये उनकी एक तरह की कारकर्दगी भी बन रही है कि आप लोगों ने काम क्या किया है। और अगर कोई एट द एंड ऑफ द मंथ आपसे ये पूछेगा कोई अफसर आके कि आपने क्या काम किया, तो वो सारी रिपोर्ट उनके सामने पेश करेंगे कि ये देखें जी इतनी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, इतने जो है वो हमने मसले लोगों के हल कराए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के जो है वो मसले मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, पीरा के बनने का जो मकसद है वो फुलफिल हो रहा है। उसके बाद है जी रूल नंबर 6, कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। बच्चों मूवेबल इंक्रोचमेंट क्या होती है? किसी ने ऐसी जगह पे रेडी लगा के अपनी खड़ी कर ली है, ठीक है, जहां से लोगों का रास्ता जो है वो तंग हो, ठीक है, मूवेबल है लेकिन शाम को वो ले जाता है, लेकिन इंक्रोचमेंट तो है। तो वो ये भी नहीं कहता, अक्सर लोग कहते हैं जी ये तो रेडी खड़ी हुई है, ये तो हम शाम को ले जाएंगे, आप इसको तजावुजात क्यों कह रहे हैं? इंक्रोचमेंट क्या होती है? तजावुजात। तो मूवेबल तो है लेकिन है तो तजावुजात। द कंप्लेंट ऑफ द मूवेबल इंक्रोचमेंट शेल, अब जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है उसकी कंप्लेन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर देखेंगे। कंटेन द डिटेल्स ऑफ द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द मूवेबल एनक्रोचमेंट ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो लिखा होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, नेचर क्या है उसकी मूवेबल एनक्रोचमेंट की, ठीक है, और क्या वाकई ये स्टेट प्रॉपर्टी भी है या नहीं है, या फिर वो किसी अपनी जगह या बेचारा किसी खाली जगह पे रेडी लगा के खड़ा और किसी ने जो है वो वैसे ही आके उसकी शिकायत लगा दी है, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। पॉइंट बी क्या कहता है? बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट, अगेन एफिडेविट जो है वो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेन है फिर एफिडेविट की जरूरत नहीं है। एंड ऑल एविडेंसेस अवेलेबल विद द कंप्लेनेंट, और जो भी एविडेंसेस हैं, कोई फोटोज हैं, ठीक है, कोई वीडियोज हैं या और भी कोई एविडेंस है, तो वो सारे उसके साथ साथ लगे होने चाहिए। अच्छा, इसमें अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द एनफोर्समेंट ऑफिसर हैज ऑन हिज ओन मोशन कंप्लेंट और रेफरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट और custodian of state property information from the whistleblower or any direction from authority, board, hearing officer or subdivisional enforcement officer shall inspect the site। अगर कोई भी कंप्लेन करता है उसको, अब यहाँ पे उसने कहा कि उसको उसको जो है वो किसी अथॉरिटी की तरफ से आता है डायरेक्शन, बोर्ड की तरफ से, हेयरिंग ऑफिसर की तरफ से, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले जाके उसको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट द साइट, शेल इंस्पेक्ट द साइट, जाके देखेगा कि वाकई ऐसा हो रहा है, एंड टेक द स्टांस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड विद द असिस्टेंस ऑफ रिक्विजिट इन्फोर्समेंट फॉर, ठीक है, और फिर जाके उन लोगों के स्टांस लेगा, उन लोगों के जो है वो उनके तासुरात पूछेगा, उनके बयानात लेगा
जिनको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। किसकी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है? एनफोर्समेंट स्क्वाड। और फिर अगर जाके उसको लगेगा कि हाँ वाकई यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल है, पब्लिक नॉइसेंस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, या फिर मूवेबल एनक्रोचमेंट हो रही है, क्योंकि हम मूवेबल एनक्रोचमेंट को पढ़ रहे हैं, और वाकई ऐसा हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में वो सबमिट करेगा। इफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ साइट, वो साइट के इंस्पेक्शन के लिए चला गया और उसने देखा और एविडेंस भी कलेक्ट कर ली, यानी तस्वीरें वगैरह बना ली, इज सेटिस्फाइड दैट द एनक्रोचमेंट नीड रिमूवल, ठीक है, इंक्रोचमेंट जो है वो वाकई ऐसी है कि जिसकी रिमूवल रिक्वायर्ड है। अब उसने देखा कि भाई गली के अंदर जो है छोटी सी गली है, और उसके अंदर एक बंदे ने क्या किया है? अपनी रेडी खड़ी कर ली, सही है। अब उस वहां से गुजरने का रास्ता भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं गुजर सकती वहां से, जो है वो बाइक का गुजरना भी मुश्किल है, बच्चों का गुजरना भी मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये है कि उसका रिमूव करना वहां से जरूरी है। ही शैल सर्व, तो वो क्या करेगा? नोटिस टू द इलीगल ऑक्युपायर, ये जो इलीगल ऑक्युपायर है ना, इसको नोटिस दे देगा, ठीक है, कि भाई यहाँ से अपना ये सामान उठाएं और कहीं और लगाएं। टू शो द कॉज विद इन 3 days, कि इसका कॉज शो करेंगे आपने यहाँ क्यों लगाया हुआ, क्या है आपकी जगह, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोट, ठीक है। इस नोटिस को वो कहता है कि अगर उसने मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को जो है वो उसको दिया है, तो रिप्लाई जो है वो 3 जनवरी तक या 4 जनवरी तक या 3 दिन के अंदर अंदर उसने करना है। यकम को रिसीव हुआ तो आगे 3 दिन है उसके पास उसको रिप्लाई करने के। या फिर वो क्या करेगा? रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा इलीगल ऑक्युपायर को कि भाई इसको वकेट करें इस जगह को और यहाँ से चले जाए, तशरीफ ले जाए, ठीक है। तो दोनों सूरतें, लेकिन ये रिमूवल ऑर्डर जो है ये वो खुद नहीं दे सकता, ये हेयरिंग ऑफिसर देगा। आपको पता ही है हेयरिंग ऑफिसर रिमूवल ऑर्डर देता है। रिमूवल ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं दे सकता, लेकिन वो देगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जरिए। अच्छा भाई, इसमें पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है, द इलीगल ऑक्युपायर फेल्स टू सेटिस्फाई द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अगर इलीगल ऑक्युपायर जो है ना, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि ये जगह मेरी है, ये यहाँ पे मैंने क्यों कब्जा किया हुआ है, और विकेट द स्टेट प्रॉपर्टी, और ना ही उसने स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो खाली किया। विकेट का मतलब होता है खाली करना। वो कहता है भाई मैं नहीं करता, आपने जो करना है कर लो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। उसको फॉर एग्जाम्पल उसने 3 दिन का टाइम दिया था और उसने उसको खाली नहीं किया। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल after expiry of such period take any action provided under section 2 of the अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट। वो हमने एक्शन सारे पढ़े थे, अगर आपने पीरा एक्ट पढ़ा हुआ तो उसके सेक्शन 38 के अंदर हमने सारे एक्शंस पढ़े थे। अगर कोई शख्स बात नहीं मानता तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पब्लिक नॉइसेंस में पढ़ा था कि यहाँ पर भी अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट की फॉर्म में भी अगर सूरत में जो भी वो सारा दिन उसने काम किए हैं वो सारी की सारी उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगा कि आज हमने इतनी जो है वो मूवेबल एनक्रोचमेंट यहाँ से खत्म करवाई है, ठीक है। तो ये एक तरह की उनकी परफॉर्मेंस भी बन जाएगी। तो पब्लिक नॉइसेंस हो गया, मूवेबल एनक्रोचमेंट हो गया। अब आ जाते हैं जी, अगर आपके पास इमूवेबल एनक्रोचमेंट आ जाती है, अब आपने ये कंसीडर करना है कि आप एक सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं या आप एक एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं और आपके पास जो है वो डेली किस तरह के मैटर्स आ सकते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। इमूवेबल इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है? कि किसी ने पक्की जो है वो चीजें बना ली, ठीक है। वहां पहले तो हम रेडी की मिसाल ले रहे थे, अब यहाँ पे है कि इमूवेबल, पक्की पक्की जो है वो उसने कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, ईंटों के साथ और सीमेंट के साथ। द कंप्लेंट ऑफ इमूवेबल एनक्रोचमेंट शेल कंटेन द डिटेल ऑफ लोकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह नेचर ऑफ इमूवेबल एनक्रोचमेंट होनी चाहिए स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और सपोर्टेड बाय द एफिडेविट हो और उसके साथ एविडेंसेस अवेलेबल हो, वीडियो फुटेज वगैरह सारा कुछ मौजूद होना चाहिए। अब क्या होगा इसमें? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर अब फिर वही उसी तरह से कि वो अपनी मोशन पे या किसी की कंप्लेन पे या विसल ब्लोअर के बताने पर, ठीक है, या अथॉरिटी के बताने पे या एसडीओ के बताने पर, वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट द साइट करेगा, ठीक है, वहां जाके इंस्पेक्शन करेगा, लोगों से बातें करेगा, ठीक है, उनसे पूछेगा, और फिर ये देखेगा कि अगर वाकई जो है वो इंक्रोचमेंट को रिमूवल की जरूरत है, ठीक है, तो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू वो क्या करेगा? हेयरिंग ऑफिसर को। अब यहाँ जो है, अब यहाँ बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई रेडी खड़ी है और उसको वो भगा देगा वहां से। यहाँ है इमूवेबल एनक्रोचमेंट। अगर यहाँ पे उसने गलती कर ली तो किसी का घर गिरा दिया और वो बाद में पता लगा कि ये तो वाकई उसकी जगह है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है, उन्होंने कहा कि आप पहले रिमूवल ऑर्डर नहीं देंगे, बल्कि आप पहले क्या करेंगे? हियरिंग ऑफिसर को बताएंगे। हियरिंग ऑफिसर जो है वो सुनेगा और उसके बाद वो फैसला करेगा, ठीक है। तो हियरिंग ऑफिसर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एक शख्स को उन्होंने बनाया है जो कि जो है बड़ा सोच समझ के फैसला देगा, सारी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करेगा इसमें, और फिर एक जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा। यहाँ प्रोवाइडेड दैट द केस ऑफ सिविल लिटिगेशन रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी द रिपोर्ट शेल स्पेसिफाई द स्टेटस ऑफ सच लिटिगेशन। अगर उस घर के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है, लिटिगेशन का मतलब ये है कि उसने कोर्ट में कोई केस फाइल किया हुआ है, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये तो ये केस वाला जो है प्लॉट है या ये केस वाली बिल्डिंग है, इसका केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसको भी जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसके बारे में लिखेगा कि इसके ऊपर इस केस की जो है वो नौयत क्या है, उसकी सारी डिटेल लिख के, और फिर वो डिटेल क्या है एचओ के पास जमा कराएगा। डायरेक्ट नहीं देगा, बल्कि
वो देगा एसडीओ को, और एसडीओ जो है वो एचओ को सबमिट कर देगा। प्रोवाइडेड दैट द केसेस विल लिटिगेशन रिगार्डिंग, ठीक है, ये हो गया। ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, द हियरिंग ऑफिसर शेल इशू नोटिस अपॉन द एलिज्ड इलीगल ऑक्यूपायर। तो वो क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा और उसको अपने पास बुला लेगा कि आ जाए जी, आके आपकी समात है और हमें बताएं कि आपने यहाँ पर क्यों कब्जा किया हुआ है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सरकार की जगह पे आप क्यों बना रहे हैं। अब जी पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, द एलिज्ड illegal occupier shall submit the reply supported by the affidavit and relevant evidence including entitlement or legal possession over the state property in question। फिर वो जो है, वो जो शख्स है जो illegal occupier है, जिसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी काबिज है, वो क्या करेगा, अपना जवाब सबमिट करेगा और उसके अंदर वो एफिडेविट देगा और कि जो भी मैं कहूंगा बिल्कुल सही कहूंगा, ठीक है। और एफिडेविट के ऊपर जो है वो अपना जवाब सबमिट करेगा ताकि बाद में उससे वो मुक्कर ना जाए, वो ये ना कह दे कि भाई ये तो जवाब मैंने दिया ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, द एलिज्ड इलीगल ऑक्यूपायर मे पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स आइदर इन पर्सन और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। खुद भी जा सकता है, आइदर इन पर्सन का मतलब यह कि पर्सनली खुद भी, और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव उसका कोई बंदा भी जा सकता है, उसका भाई जा सकता है, ठीक है, उसका बेटा जा सकता है, कोई और जा सकता है, और प्लीडर और एडवोकेट, प्लीडर और एडवोकेट दोनों का मतलब यह है कि वकील के जरिए, ठीक है, अपने प्लीडर या एडवोकेट के जरिए, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस रिगार्ड, ठीक है, जिनको उसने ऑथराइज किया है। वो अगर कोई वकील वगैरह जाएगा उसके बिहाफ पे, तो वो क्या करेगा, उसका उसका जो है वो ऑथराइजेशन लेटर साथ लेके जाएगा कि वाकई इसने मुझे ऑथराइज किया। कल को ये ना हो कि वो कहे कि भाई मैंने तो नहीं किसी को भेजा, पता चले कि वकील जाके वहां पे हेयरिंग ऑफिसर से लड़ाई करके आ जाए और वो भाई साहब जो है अगले दिन मुकर जाएंगे, भाई मैंने तो उसको भेजा ही नहीं था, वो तो खुद गया। द हेयरिंग ऑफिसर if he deems necessary may call for the record of any department or any agency under the schedule laws for the purpose of ascertaining the veracity of the stance taken by the alleged illegal occupier in the reply, especially with respect of his legal right और एंटाइटलमेंट ओवर द स्टेट प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। तो हेयरिंग ऑफिसर जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट को बुलवा सकता है, किस चीज के लिए, विरासिटी कंफर्म करने के लिए। विरासिटी का मतलब सच्चाई को कंफर्म करने के लिए, किसकी, वो जो इलीगल ऑक्यूपायर ने स्टेटमेंट दिया, तो उसको कंफर्म करने के लिए जो है, मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि भाई ये जहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला, ठीक है, ये जो मैं घर यहाँ पे एक जगह बना रहा हूँ, गिराज वगैरह बना रहा हूँ, ये तो भाई मेरी अपनी जगह है। आप जो है वो, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछ लें, ये देखें मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो क्या करेगा, वो तहसीलदार को या किसी और जो भी ऑफिसर है कंसर्न, ठीक है, उसको वो मार्क देगा। कौन मार्क करेगा, एचओ करेगा। एचओ जो है उसको बुला लेगा कि रिकॉर्ड लेके मेरे पास पहुंच जाए। तो वो जो तहसीलदार है वो अपने पटवारी के साथ या गिरदावर वगैरह के साथ जो है वो वहां पे आएगा और बताएगा कि ये जमीन वाकई इसकी है या फिर ये झूठ बोल रहा है या कोई और मामला है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द लीगल राइट और एंटाइटलमेंट ओवर द स्टेट प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, जो कि उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड फिर वो हेयरिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी किसके ऊपर है, ऑफेंडर के ऊपर या इलीगल ऑक्यूपायर के ऊपर। या उसी ने प्रूव करना है कि भाई ये जगह मेरी है, आपकी नहीं है, सरकार की जगह नहीं है, ये मेरी जगह है जिसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है, आफ्टर हियरिंग ऑल द कंसर्न एंड एग्जामिनिंग द एविडेंस, ठीक है, सब लोगों को सुनने के बाद और जो एविडेंस है उनको एग्जामिन करने के बाद अब हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, इफ द हेयरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड रिमूवल, अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि इंक्रोचमेंट को हटाने की वाकई जरूरत है, अंडर द एक्ट ही शैल इशू द रिमूवल ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि रिमूवल ऑर्डर एनफोर्समेंट ऑफिसर नहीं देता, हमेशा कौन देता है, एचओ देता है। ये आपने जेहन में रखना है, ये आपका सवाल पूछा जाएगा। इन राइटिंग टू रिमूव द इंक्रोचमेंट विद इन 15 डेज, वो कहेगा जी 15 दिन के अंदर अंदर रिमूवल ऑर्डर देगा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको यहाँ से हटाएं। ये 15 दिन यहाँ पे रूल्स में इसलिए लिख देंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को ऑर्डर दे दे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो है वो कोई दोस्ती हो उसके साथ, तो और वो कहे जी सर वो मैं अमल कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो रिटर्न में लिख के देगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको रिमूव करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे रिपोर्ट करो कि वाकई मैंने इसको कर दिया रिमूव, एंड द मैनर स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, ठीक है। और उसके अंदर कोई और भी वो ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है कि इसकी डिटेल जो है वो इस तरह होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द रिमूवल ऑर्डर इफ इंक्रोचमेंट डज नॉट रिमूव्ड बाय द इलीगल ऑक्यूपायर, अगर इलीगल ऑक्यूपायर जो है अगर उसको रिमूव नहीं करता, द हियरिंग ऑफिसर शेल डायरेक्ट द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो एसडीओ को यानी आपको बताएगा, ठीक है, आपने कल को एसडीओ बनना है, आपको वो बताएगा, टू गेट इट रिमूव्ड बाय इशूइंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन राइटिंग इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और उसको राइटिंग में बताएगा कि भाई इसको अब अपनी फोर्स इस्तेमाल करें, अपना स्क्वाड इस्तेमाल करें और इसको यहाँ से रिमूव करवाएं, ठीक है। पहले तो उसने क्या किया कि 15 दिन का नोटिस, ये रिमूवल ऑर्डर जो है वो किसको दिया, ये रिमूवल ऑर्डर जो है वो उसने ऑक्यूपायर को दिया जिसने कब्जा किया हुआ। जब वो 15 दिन गुजर गए और उसने नहीं हटाया, तो इलीगल, तो वो क्या करेगा, अब एसडीओ को लिखेगा कि भाई आप चले जाएं और अपने ईओ को भी साथ ले जाएं और जाके इसको हटाएं, अपना पूरा इन्फोर्समेंट स्क्वाड इस्तेमाल करें। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एसडीओ ऐसे ही करेगा और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जरिए उसको रिमूव करेगा। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट द इमूवेबल इंक्रोचमेंट
टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसने कहा कि डेली की रिपोर्ट जो है वो उसको सबमिट करेगा और ये रिपोर्ट जो है वो ऊपर जो जो भी अथॉरिटीज हैं उनको भी सबमिट की जाएगी कि आज के दिन में हमने इलीगल सॉरी इमूवेबल एंक्रोचमेंट के ऊपर जो है वो क्या क्या काम किया है। तो ये था बच्चों रूल नंबर आपका 7। अब रूल नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर 8 है जी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एतराज, दावा बराए एतराज, एतराज दायर करना। यानी अगर किसी चीज के ऊपर जो है वो आपको एतराज है, आपने कोई एक्शन हुआ है आपके अगेंस्ट, ये कौन करेगा? ये जो है वो पब्लिक की तरफ से, ये ऑफेंडर आमतौर पे करते हैं, ऑक्युपायर जो है वो लोग करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन शेल कंटेन द ग्रीवियंस, किसी शख्स की कोई ग्रीवियंस है, वो कहता है जी मेरे ऊपर गलत एक्शन हुआ है, मुझे गलत जुर्माना किया गया। एनी लीगल राइट, कहता है वो मेरा लीगल राइट, क्योंकि कहता है मेरा मजरूह हुआ। एंटाइटलमेंट ओवर एनी प्रीमिसेस, लैंड, प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल, कार्ट, आर्टिकल और अदर, एंड शेल बी सपोर्टेड बाय ऑल द रेलिवेंट एविडेंस एंड एन एफिडेविट टू द फैक्ट्स एलिज्ड देयर ऑन बाय द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन। तो वो एफिडेविट देगा कि भाई ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये मेरी जो है वो यहाँ पर अपनी बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का मेरी ये बिल्डिंग थी, ठीक है, और ये बिल्डिंग का इतना हिस्सा जो है वो इन्होंने क्या किया, उसको गिरा दिया, ठीक है, उसका शेड वगैरह गिरा दिया, मेरा नुकसान किया, ये जगह मेरी थी, ठीक है, और इन्होंने मेरे साथ गलत किया। तो मैं ये एतराज फाइल करना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें इंसाफ दिया जाए। बियर द एक्ट ऑफ एन ऑथोराइज ऑफिसर इज चैलेंज। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो एक ऑथोराइज ऑफिसर के एक्ट को चैलेंज कर रहा है, यानी वो जो ईओ है, एनफोर्समेंट ऑफिसर है, उसका जो जो भी उसने किया, एक्शन लिया, उसको वो यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। द रिप्रेजेंटेशन शैल कंटेन द इलीगैलिटी, उसमें वो ये भी बताएगा कि इसने क्या इलीगल किया है, ठीक है, या एक्सेस किया, यानी उसने अपने अख्तियार से तजावुज किया, कमिटेड बाय द कंसर्न ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, कि उसने पावर एक्सरसाइज करते हुए क्या इलीगल काम किया या अपनी अपनी पावर से तजावुज क्या किया। या फिर वो ये कहेगा कि ये देखें जी, ये ईओ जो है इसकी पावर तो थी 50,000 फाइन करने की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इसने जो है वो मुझे कितना फाइन कर दिया, इसने मुझे जो है 1 लाख फाइन कर दिया, ठीक है। तो बाद में जो है वो पता लगेगा कि वो फाइन जो है ईओ ने नहीं किया था, वो एसडीओ ने किया था, क्योंकि उसकी पावर जो है वो ज्यादा है, सही है। तो लेकिन ये मौखी तौर पे जो है वो एक एतराज फाइल कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका क्या फैसला होगा ये बात की बात है। रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी एडमिसिबल, कहता है रिप्रेजेंटेशन हर सिचुएशन के अंदर जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन एडमिसिबल नहीं है। कब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर नेचर हैज ऑलरेडी बीन डिसमिस, एक रिप्रेजेंटेशन यानी एक एतराज उसने दायर किया पहले भी और वो डिसमिस हो चुका है, हैज ऑलरेडी बीन डिसमिस्ड, तो उसी तरह का दूसरा एतराज क्या सुनना चाहिए? नहीं। उसके बाद पॉइंट बी क्या कहता है? एक्शन वाज टेकन बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑन डायरेक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट। इससे पहले वो क्या कहता है कि एक्शन वाज टेकन बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑन डायरेक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर की डायरेक्शन के ऊपर उसने एक्शन लिया है, तो अब जारी बात है कि आप ईओ को जो है वो उसके ऊपर ईओ के खिलाफ एतराज फाइल नहीं कर सकते। और इसी तरह से हेयरिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है, तो उसके लिए हेयरिंग ऑफिसर के पास ये एतराज दाखिल तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर ऊपर अपील की जा सकती है, हेयरिंग ऑफिसर के पास कुछ नहीं कर सकते आप। और उसके बाद पॉइंट सी का कहता है रिमूवल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल एनक्रोचमेंट हैज बीन इशूड बाय द हेयरिंग ऑफिसर एंड द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन वाज पार्टी टू द सेड प्रोसीडिंग। अच्छा, उसने रिमूवल ऑर्डर जो है वो रिमूवल ऑर्डर दिया किसने जी? एचओ ने, सही है। और उस रिमूवल ऑर्डर की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर वो पार्टी, वो शख्स भी मौजूद था, ठीक है, जो जिसने एग्रीव्ड पर्सन अपने आप को समझ रहा है, जिसने जगह पे सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ था, तो उससे पूछ के सारा कुछ करके जो है तभी ये फैसला किया गया है ना कि भाई इसकी ये जो चीजें हैं इसको रिमूव किया जाए, इसने गलत कब्जा किया हुआ है। तो अब रिप्रेजेंटेशन वो क्यों फाइल करना चाह रहा है? पहले भी जो है उसको सुनने का मौका तो पहले भी दिया गया, तो अब उसका एतराज जो है वो बनता नहीं है। अब वो क्या करेगा? कुछ जो भी करेगा अपील ही करेगा ऊपर जाके। इसके बाद आ जाता है जी पॉइंट नंबर 4, द रिप्रेजेंटेशन शैल बी फाइल्ड बाय द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन विद इन 30 डेज फ्रॉम द अक्रूइंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर। मिसाल के तौर पे उसको यकम को फाइन हुआ है, ठीक है, 1 जैन, तो वो 30 जैन तक ये लाजमी फाइल कर देगा, ठीक है, 30 जैन तक लाजमी जो है वो एतराज फाइल कर देगा। अदरवाइज उसके बाद उसका एतराज जो है बेशक वो राइट पे भी हो उसको नहीं माना जाएगा। एंड द सेम शैल बी डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफिसर विद इन 60 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। 60 दिन के अंदर अंदर जो है हियरिंग ऑफिसर इस पर फैसला करेगा, 60 दिन। ये 2 सवाल एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं यहाँ से। अब हियरिंग प्रोसीजर की बात करते हैं। ये हमारा आज इस वीडियो का जो है वो सेकंड लास्ट रूल है, और 10 के बाद 10 के ऊपर जो है वो हम लोग इस वीडियो को फिनिश कर देंगे, बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ले जी, हियरिंग प्रोसीजर क्या है? अब हेयरिंग के लिए उसने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी। अब क्या होगा? द हियरिंग ऑफिसर शैल टेक अप द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बिफोर हिम एज सुन एज इट मे बी प्रैक्टिकेबल बट नॉट लेटर देन 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो वो 3 वर्किंग डेज के ऊपर इसको टेकअप करेगा, 3 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। उस वो मिले हैं और 3 दिन के अंदर अंदर जो है उसने उसके ऊपर क्या करना है? फैसला करना है। ऐसा नहीं है कि पड़ी है और जनाब सालों सालों पड़ी हुई है, अदालत नहीं है, बल्कि इसको फौरी तौर पे फैसला करना होता है। द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन शैल अटेंड ऑल हियरिंग्स बिफोर
द हियरिंग ऑफिसर, ठीक है, इन पर्सन और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव, लीडर और एडवोकेट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। या वो खुद आएगा या अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना कोई नुमाइंदा भेजेगा, मैनेजर वगैरह, या प्लीडर, अपना वकील वगैरह। प्लीडर और एडवोकेट दोनों वकील के मीनिंग में आते हैं। ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? द हियरिंग ऑफिसर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी or vacancy under the schedule laws in order to ascertain the veracity of the stance raised by the offender। अब इसमें फिर वही वाला कि वो जो हियरिंग ऑफिसर है वो उसकी सच्चाई को जानने के लिए किसी अथॉरिटी को, किसी को भी जो है वो बुला सकता है, ठीक है, और जो है वो चेक कर सकता है कि वाकई जो इसने यहाँ पर एतराज उठाया है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो क्या ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसके अंदर वो पॉइंट नंबर 3 में यही बता रहा है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? वेयर द हियरिंग ऑफिसर अलाउड द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन टू प्रोड्यूस एविडेंस। या हियरिंग ऑफिसर जो शख्स को बताएगा कि भाई आप, अगर आपकी ये जगह है तो फिर आप इसके लिए प्रूफ ले आए। द एनफोर्समेंट ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। तो और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है या कोई और ऑफिसर है जिसके खिलाफ उसने जो है एतराज दिया है, तो उसको कहा जाएगा कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन भी करें, उससे सवाल आप कर सकते हैं, और विटनेसेस एंड रीबट द एविडेंस सो प्रोड्यूस, और फिर उस एविडेंस जो है उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो वो बता सकता है कि जी एविडेंस इसने जो प्रोड्यूस किया ये तो जाली है, इसके पास जो है इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसका रिकॉर्ड निकलवाया है, ये जगह तो इसकी है ही नहीं, कभी भी नहीं रही है इसकी, तो इसका मतलब है ये रिकॉर्ड इसका झूठा है। यानी कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, जिस ऑफिसर के एक्ट को वो चैलेंज कर रहा है उसको भी, और जो इलीगल ऑफेंडर है उसको भी, ठीक है, ये जो इलीगल ऑक्युपायर है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? एन एविडेंस अंडर द एक्ट शैल बी टेकन ऑन ओथ। जो भी लिया जाएगा एविडेंस वो ओथ पे लिया जाएगा, ठीक है, उससे पहले हल्फ लिया जाएगा, और अफर्मेशन एक ही बात है। एंड शैल बी रिकॉर्डेड, केप्ट एंड मेंटेन, और उसको मेंटेन किया जाएगा कि भाई कल को ये अगर झूठा निकला है तो इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको फेंक दिया जाएगा। तो और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ऑल पार्टीज शैल अटेंड द हियरिंग एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तमाम पार्टी जो है वो हियरिंग के ऊपर लाजमी मौजूद होंगी, अटेंड करेंगी, शैल अटेंड, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो हाजिर ही नहीं हुई, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट यानी गैर हाजिर, क्या होगा? द हियरिंग ऑफिसर मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एडजर्न द हियरिंग। या तो वो हियरिंग एडजर्न कर देगा, या फिर इम्पोज सच कॉस्ट, उनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज कर देगा, जुर्माना लगा देगा, एज ही मे डीम अप्रोप्रिएट ऑन द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिले। यानी एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, उसके बाद वो 2-3 दफा आया नहीं है, तो ये क्या कर सकता है? उस पर हियरिंग ऑफिसर उस पर जुर्माना भी कर सकता है, उसको फाइन भी कर सकता है, क्योंकि उसने उसका टाइम जाया किया। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफिसर विद इन 60 डेज ऑफ हिज फाइलिंग। 60 दिन के अंदर अंदर जो है उसने उसका फैसला करना है, ठीक है, और वो 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी जो है वो उसकी हियरिंग के उसके ऊपर जो है वो रिसीट के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उस पर जो है वो उसकी समाअत शुरू कर देगा, या जो पार्टीज है उनको नोटिस जारी कर देगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद रूल नंबर 10 है, पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? गैर हाजिरी, गैर हाजिरी या गैर मौजूदगी। एक्स पार्टी का मतलब है एक पार्टी की गैर मौजूदगी, सही है। तो उसमें क्या किया जाएगा? एक शख्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी ईओ के खिलाफ, ठीक है, कि इसने मुझे गलत फाइन किया, लेकिन अब वो खुद आ ही नहीं रहा, उसको पता है मैं झूठा हूं, तो हो सकता है एचओ मुझे फाइन क्यों ना कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो एक्स पार्टी डिसीजन ले देगा। इन केस ऑफ a party to the proceeding after service of the notice does not appear before the hearing officer on a date fixed for the hearing officer shall proceed ex party। तो वो क्या करेगा? उसकी गैर मौजूदगी में ही जो है वो प्रोसीड कर लेगा अगेंस्ट सच पार्टी इन द मैट। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या है? इफ सच पर्सन अपीयर्स ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ इन द प्रोसीडिंग। लेकिन अगर वो बाद में उसके बाद आ जाता है, ठीक है, वो कहता है वो जी लास्ट टाइम जो है वो मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था या कोई और मसला हो गया था, इफ एनी शोज गुड कॉज फॉर हिज एब्सेंस, और अपनी एब्सेंस का जो कॉज है वो भी बता देता है, द हियरिंग ऑफिसर में अलाउ हिम टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग। तो वो अलाउ कर सकता है कि आप इसकी प्रोसीडिंग ज्वाइन करें, या ये भी कर सकता है कि वो उसकी उस गैर हाजिरी के ऊपर, उसकी एक्स पार्टी होने पर, उसके डिफॉल्ट के ऊपर जो है उसके खिलाफ भी फैसला दे सकता है। हियरिंग ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड, ठीक है जी। तो ये हमने 10 रूल जो है वो पढ़ लिए हैं। अगले लेक्चर के अंदर जो है वो इसमें अगले 10 रूल पढ़ेंगे, टोटल 38 एंड 4 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।